सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जानिब मोहम्मद वानी, जिन पर ये शेर जो है वो सादिक आता है। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़द होती है इस दिन के हवाले से, और हम इस वक्त बिजबिहाड़ा में मौजूद है और जानिब से आपको रूबरू कराएंगे। और इनकी तारीफ़ अगर इस तरह से की जाए कि ये जो है PhD कर रहे हैं, वो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी जो है इनकी थीसिस है जो इन्होंने रिसेंटली सबमिट की है, और अब जो है इनका जो PhD है प्रोग्राम है वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। इनसे ही बात करते हैं। जान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम है जानिब मोहम्मद वानी। मैं मुनिवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक गाँव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद मेरा नेट JRF क्वालिफाई हुआ और मैंने PhD में एडमिशन किया था। तो मुझे शौक़ था कि मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस थे कि मैं डिसेबिलिटी को क्लेम करूं एज ए राइट। मैं पॉलिटिकल थ्योरी में इसे एडजस्ट करूं। आप देखिए कि अभी तक ये डिसेबिलिटी ज़्यादातर ये ना सोशल वर्क का टॉपिक है, ये मतलब कुछ ना चैरिटी इसको कंसिडर किया जाता है, बट मेरी हमेशा कोशिश थी मैं इसे एज ए राइट क्लेम करूं। तो यही वजह है, मैंने फिर टॉपिक भी मेरा असाइन हुआ। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो मेरा टॉपिक फिर असाइन हो गया डिसेबिलिटी राइट स्टेट पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल यूज़ किया है, टूरिस्ट यूज़ किया, अमर्त्य सेन मैंने यूज़ किया है, जॉन रॉल्स किया है। तो मेरा कंप्लीट ये रिसेंटली मेरी थीसिस इवैल्यूएशन के लिए बाहर गई है, तो विद इन कुछ टाइम में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा वाइवा होगा। तो जान साहब, बहुत खूब। तो जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, तो एक्यूट जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है या डिसऑर्डर्स है, तो उसके आप शिकार रहे हैं बचपन से ही। तो कितना मुश्किलात भरा सफ़र था, या अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो मेरे बर्थ के बाद आफ्टर 7 days अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, मैं बड़ा हेल्दी ये मेरा हेल्दी बॉर्न हुआ था। तो आफ्टर 6-7 days ऑफ माई बर्थ तो मेरी वो शिवरिंग हो गई, एक्यूट फीवर हो गया। तो उसकी वजह से मेरा ना ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल को हो गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर उसके पास लिया, बाकी तो उन्होंने मेडिसिन मुझे दिया, बाकी चीज़। हाँ, लिविंग विद सम टाइप ऑफ चैलेंज। देखिए, ये दुनिया कंप्लीट तो नहीं है, हर किसी के चैलेंजेस होते हैं, क्या चाहे वो एबल बॉडी हो लेकिन डिसेबल्ड पर्सन हो, ठीक है। तो चैलेंजेस होती है। ये दुनिया अगर कंप्लीट होती तो जन्नत का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देयर आर इश्यूज, ठीक है ना। सबसे बड़ी पॉलिसी न किसी पार्लियामेंट में बन सकती है, न किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बन सकती है, न किसी किताब में बन सकती है। सबसे बड़ी पॉलिसी बनती है अपनी हौसलों से। तो मेरे इसमें मतलब मेरी एजुकेटेड फैमिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स, खासकर मेरे PhD में जो मेरे सुपरवाइज़र है डॉक्टर एजाज अशरफ वानी, उनके सपोर्ट के बगैर तो ये बहुत इम्पॉसिबल था। तो सबसे मतलब ना मेन चीज़ मुझे जो देखा डिसेबिलिटी में, क्या देखना पड़ता है कि स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब दूसरे नज़र से देखते हैं, कैपेसिटी को डाउट किया जाता है। हमारी सोसाइटी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैपेसिटी को ऐसे डाउट करते हैं जैसे आप एबल बॉडीड हो, आपको ड्राइवरी नहीं आती, आपको हम बोलेंगे कि गाड़ी चलाओ, आपको पहले ही आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। आई विल नॉट फील कंफर्टेबल विद यू। ऐसे ही एबिलिटीज़ को डाउट किया जाता है। तो ये बताइए, PhD जैसी आला तालीम हासिल करना तो कभी आपका ख्वाब बना, और जो लक्ष्य है, जो हदफ है, तो कौन सी इंस्पिरेशन है जिसने आपको आमादा किया इस हदफ को पूरा करने? ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें प्रैग्मेटिक होती है, ठीक है ना। मुझे सबने सजेस्ट किया था आपके लिए सबसे
अर्ली स्टेज में आपका जॉब हो जाएगा तो आप सिक्योर करोगे, क्योंकि जॉब के साथ बहुत चीज़ें कनेक्ट होती है। लेकिन मेरा पर्सनल शौक था पीएचडी में आने का। मेरा ये माइनर सेरेब्रल पॉल्सी है, मुझे स्पीच में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मेरा बहुत शौक है, मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है ना। नंबर 2, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो एज पर आरपीडी एक्ट जिसको भी लिखने की दिक्कत होगी उसे स्क्रैप दिया जाता है और एडिशनल टाइम दिया जाता है। जब भी मैं फाइल बनाता था तो जो सुपरिंटेंडेंट होते थे उन्होंने बहुत बार मुझे हमें बताया कि आपको हम एडिशनल टाइम नहीं दे सकते, यहाँ पे बोलेंगे ये करप्शन है। मतलब आप देखें, उनको प्रोविजन्स का पता नहीं था, ऐसे मर्जी देते थे। यहाँ मुझे स्क्रैप की ज़रूरत पड़ती थी, तो जब मैं एग्ज़ाम से बाहर आता था, अच्छी परसेंटेज में मैंने एग्ज़ाम पास किए, तो 12th तक तो मैंने खुद अपने हाथ से लिखा। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा ये शिवरिंग का इशू हो गया ज़्यादा, तो मुझे हेल्पर की ज़रूरत पड़ी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो बताते थे कि जो आपको लिखता था वो आपकी हेल्प करता होगा, वो मतलब जो आपका सिलेबस है वो भी याद करता होगा, है ना। ये चीज़ें स्टिग्मा तो सोसाइटी में होता है। तो एग्जीक्यूशन, हाँ, मतलब आज के जितनी टेक्नोलॉजी आई, बाकी चीज़ें हैं, बहुत प्रोविजन्स है। आप यूएनसीआरपीडी को देखिए, हमारे कंट्री में आरपीडी एक्ट है। मैंने उसको पूरा एनालाइज किया अपने थीसिस में, फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, कैपेबिलिटी परस्पेक्टिव। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन। वी कैन लिव एज ए एजेंसी। तो जान साहब, सुनने में आया है कि आपकी जो छोटी बहन है वो भी पीएचडी कर रही है, तो स्पेशली एबल्ड वो भी है, तो कैसे इंस्पायरेशन उनको भी हासिल हुई, क्या आपको देख के? हाँ बिल्कुल, हाँ, वो सिस्टर वो कर रही है, शी इज़ फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, वो वुमेन एम्पावरमेंट में करती है। तो उनका भी ऐसा है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में बाकी चीज़ें ये देखे, राइट को देखे, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था, एक दूसरे से बहुत इंस्पायर हुए हैं। कभी कुछ मुझे लिखने में दिक्कत होती है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी मुझे कोई लेक्चर देना होता है, बाकी मैं उसे बोलता था, वो लिख के देती थी बाकी चीज़ें, मुझे नोट्स बना देते। मैं ट्यूशन से कभी ना कुछ वो ज़बान याद रखता था, फिर मेरी वो राइट डाउन करते थे। तो हमेशा शी हैज़ बीन माई हेल्पिंग हैंड ऑलवेज। तो वो ये मतलब हमने ठान ली कि पढ़ाई में आगे जाना है, बाकी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह's मर्ज़ी, विद फैमिली सपोर्ट हम आगे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। शुक्रिया आपका, हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ रहेंगी। सुमित जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खुद डिसेबिलिटी के शिकार है, लेकिन इन्होंने भी जो है ज़िंदगी से हार नहीं मानी। ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है खुद में ही। और जैसे कि जानी भाई ने बताया अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, उन्होंने पीएचडी भी डिसेबिलिटी सेक्टर में किया है। लेकिन मैं एक चीज़ पे मतलब बोलते हैं एक पॉइंट छो आसन ये ड्राइबैक छो आसन सोहना भाई ये आज बना इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे हम मना रहे हैं, बट ये इंटरनेशनल है। अभी हम यहाँ ज़ेबाबा स्कूल में आए हैं, ये डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहा है। क्या ये फंक्शन स्कूल में नहीं होना चाहिए था? क्या ये फंक्शन हायर सेकेंडरी लेवल्स, कॉलेज लेवल्स में होना नहीं चाहिए था? और मेन अभी हमारे जैसे इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस के दौरान क्या हो गया, हर ऑफिस में से 10-10, 11-11 बंदों को डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शंस ड्यूटी के लिए, क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट की शिरकत नहीं होनी चाहिए थी? इसमें अगर मतलब ये आसान मतलब जैसे कि हम बोलो मेरे ही ऑफिस के बंदे या किसी और डिपार्टमेंट के 5-4 बंदे, ये बात है कोई मतलब काम हो रहा है डिसेबल पर्सनस के लिए, ऐसे डिसेबल पर्सन ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा है, डिसेबल के लोग भी आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने आज जब आप स्कूल में आप देख रहे हो रैंप है, बट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देखो डाखांश ATM है वो 2nd फ्लोर पे है। अब सारों की डिसेबिलिटी 30 to 40% तो नहीं हो सकती है, कुछ 100% डिसेबल है, वो कैसे ऊपर जाएंगे? रैंप नहीं है, स्टेयर्स है, बट उनको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है वहाँ पे। बस यही चीज़ है कि हमारे को जो भी प्रोग्राम होता है उसमें एक दूसरे का जो सहारा है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मतलब मैं पॉइंट भी बोलूँगा, बोलते हैं एवरी पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इज़ एन इंडिविजुअल। जो डिसेबल है, डिफरेंटली एबल्ड, मतलब इसमें कोई अलग चीज़ है, कैपेबिलिटी है जो हम में नहीं है, आप में नहीं है। तो
ये बताइए कि जिस तरह से जानिब से भी हमारी बात हुई, आपसे भी, तो कितना हौसला मिलता है इन सक्सेस स्टोरीज से, अगर स्पेशली एबल्ड अफराद की बात करेंगे? मैं तो पहले आपको ये चीज़ बताऊंगा मुदस्सिर भाई कि जितनी सक्सेस स्टोरीज डिसेबल पर्सन्स की है, नॉर्मल पीपल्स की इतनी नहीं है। आप ले लीजिए किसी छोटा मोटा ऑफिस ले लीजिए, ज़्यादा बड़े ऑफिस की बात नहीं करूंगा मैं, किसी के कमर में पेन होता है तो वो हफ्ते की छुट्टी ले लेता है, बट हम लोग मतलब ऑपरेटेड 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 फिर भी काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं यही बोलूँगा टीम वर्क जो है वो हमारे लिए बहुत मस्ट है। टीम, अगर हम इंडिविजुअली बात करें, इंडिविजुअली आज तक किसी ने इंडिविजुअली कोई काम नहीं किया हुआ है, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क से ही हम लोग एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पद्मा अवार्डी श्री जावेद अहमद टाक। टाक साहब, खैर में आपका और मुबारकबाद भी आज इनके हवाले से, क्योंकि जिस तरह से आपने हमेशा जो है डिसेबिलिटी राइट्स के हवाले से बात की है, तो जानिब की आज बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट आप समझते हैं इस पूरे सेक्टर के लिए, जानिब की ये कारकर्दगी? देखिए, मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर हमें किसी भी सेक्टर को एम्पावर करना है तो उसको एजुकेशन दीजिए। और जब हम जानिब जैसे चमकते हुए सितारों की बात करते हैं तो ये एक मिसाल है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि एजुकेशन हम नहीं पा सकते हैं, शायद हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे। जो जिस्मानी माजूरियत जानिब साहब में है, उसने उसको बुला के एजुकेशन को एज ए टूल बनाया और अपनी सलाहियत मनवाई। ये कोई ऐसा जॉब नहीं कर पाता जिसमें हार्ड मैनुअल लेबर होता, लेकिन इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसने अपने कलम का इस्तेमाल किया और आज इसने करके दिखाया कि जो बच्चे खुद एतमादी खो के ड्रग्स की ओर जाते हैं, अपने घर को छोड़ के दूसरे उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनकी खुद की भी फजीहत होती है और उनके घर वालों की भी इज़्ज़त का मिलियामेट हो जाता है। लेकिन जानिब जैसे लोग जिन्होंने एक ही जगह बैठ के कंस्ट्रक्टिव माइंड को इस्तेमाल करके अपने एजुकेशन को टूल बना के पूरे एक तो अपने सेक्टर के लिए रोशन तारे की तरह बन गए, और यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा कि इनको एक अच्छा मुकाम मिला है और इन्होंने कुछ पेपर्स प्रेजेंट किए जहाँ पे ये टॉप पेपर प्रेजेंटर भी थे। शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से जावेद टाक का भी कहना है कि जो जानिब ने मिसाल कायम की है वो यकीनी तौर पर उन अफराद के लिए मशाल राह है जो किसी न किसी वजह से मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से, चाहे डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करेंगे या कुछ और, लेकिन जानिब ने हर कठिनाई को पार करके, हर हौसले का सहारा लेकर इस जो मुश्किल सफ़र है वो तय किया और आज कामयाबी के इस पायदान पर जानिब खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।